तो मेरे शेर शेरनियों, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है द सिविल पॉइंट के यूट्यूब परिवार में। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो अपना चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन ने अभी तक एक वीडियो इससे पहले थ्योरी वाला पढ़ा था और एक बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स का पढ़ा था। दोनों वीडियो कतई जहर है भाई साहब, मतलब एकदम इधर आके ठक्क से लगेगी। एक बार आप वीडियो देख तो लो यार, मतलब ना 10 पॉइंट परिवार के होके रह जाओगे। बस अप्लाइड मैकेनिक्स का ये वीडियो शो देख लो, आपका एक बार मजा आ जाएगा। कतई जहर सीरीज है, ठीक है। इसके बाद आज अपन कंटिन्यू करेंगे थ्योरी वाला पार्ट और आज फर्स्ट चैप्टर को नस्ते नाबूद कर देंगे, थ्योरी कंप्लीट करके छोड़ेंगे और कल से अपन न्यूमेरिकल करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत शानदार कंटेंट है बाबू, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ लिया था फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बल के संचरण का सिद्धांत पे रुके हुए थे अपन। आगे आज कंटिन्यू करेंगे एक और आपकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। चलिए देखिएगा, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम, ठीक है। भौतिक स्वतंत्रता का नियम, ठीक है बाबू। भौतिक स्वतंत्रता का नियम क्या होता है ये समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इंग्लिश में बोले तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम होता क्या एक्चुअली में। एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ बाबू, फिर इसके बाद आएंगे इस पे। बात एकदम वही जाएगी, ठीक है, जहां पहुंचाना चाहते हैं अपन। बात ऐसी है दरअसल कि यार मान लो आप 20 रुपए लेकर के दुकान जाते हो। थोड़ी ध्यान से सुनना, बात गहरी है। मान लो आप 20 रुपए लेके दुकान जाते हो, ठीक है, और दुकान से आप कुछ सामान उस 20 रुपए में खरीद लाते हो, ठीक है। खरीद लाए बाबू, 20 रुपए आपने दुकानदार को दिए, उसने आपको सामान दे दिया। अगले दिन आप फिर जाते हो, ठीक है, अगले दिन आप फिर जाते हो, लेकिन इस बार आप 20 रुपए लेके नहीं जाते हो। इस बार आप 20 के, 10 के, 50 के और 100 के कई सारे नोट लेके जाते हो और कई सारा सामान खरीद के ले आते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, ये जो आप पहली बार 20 रुपए लेके गए थे, कितने रुपए का, 20 रुपए का नोट लेके गए थे, ठीक है, तो ये 20 रुपए में ही चला था। मतलब दुकानदार ने आपको कितने का सामान दिया था भाई साहब, 20 रुपए का सामान दिया था। किसने, दुकानदार ने। बिल्कुल सही पकड़े हो ना। लेकिन जब अगली बार आप 20 के, 10 के, 100 के और 50 के नोट साथ में लेके गए, तो भी ये जो आपका 20 वाला नोट था, क्या ये साला 25 में चल गया? मतलब क्या इसमें संगत कसर हो गया 100 वाले का? ये 20 का नोट 25 रुपए में ले दुकानदार ने लिया, तो बोलोगे भाई साहब ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ। मतलब ये जो 20 का नोट था साला 20 रुपए में ही दुकानदार ने काटा। और चाहे फिर आप इसको 10-10 के नोट के साथ जाओ, इसको भी इसने 18 पे नहीं किया, 20 में ही लिया। कहना मैं ये चाहता हूं कि चाहे आप अकेले 20 रुपए के लेके जाओगे तो भी वो 20 रुपए में ही चलेगा, और अगर आप 20 के नोट को चाहे 100-100 की गड्डी में लेके जाओगे फिर भी वो 20 रुपए में ही चलेगा। मतलब उसकी वैल्यू या उसका प्रभाव ना तो कम हुआ ना तो बढ़ा, ठीक है, ना तो बढ़ा। बस इतना समझ गए ना। तो अब बस आपका ये सिद्धांत खत्म, बस आपका ये सिद्धांत खत्म। कैसे बाबू? जैसे बोलता हूं एक पिंड है, क्या है, पिंड है। हिंदी में बोले तो पिंड, इंग्लिश में बोले तो बॉडी, है ना। इंग्लिश में बोले तो बॉडी या कोई पिंड है। इस पिंड पर आपने कोई बल लगाया बाबू F1, क्या, चलो F दे देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे बाबू। इस पिंड पर अपन ने फोर्स लगाया है F, तो ये कुछ ना कुछ प्रभाव दिखा रहा होगा। क्या प्रभाव दिखा रहा होगा? ये इस वस्तु को स्थिति में परिवर्तन कर रहा होगा। अगर इसकी औकात के बराबर फोर्स लगा रहा, मतलब इस पिंड की औकात से ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा होगा, मतलब अपना प्रभाव बाबू दिखा रहा होगा। अगर नहीं दिखा रहा होगा तो इसके इसके इंटरनल प्रतिबल, यानी कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ना, आंतरिक प्रतिबल है इन पार्टिकल्स पर, इनको बढ़ा रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव रहा होगा इस पिंड पर। क्या कहते हो, बात सही है ना? बिल्कुल सही है। अगली बात अगर करें अपन, यही पिंड को लेते हैं और इसी पिंड के ऊपर अब एक नहीं, ऐसे 2-4 फोर्सेस लगा देते हैं यार। कितने फोर्सेस? 2-4 फोर्सेस लगा देते हैं, जिनका नाम मैं क्रमशः F1, F2 और F3, F4 दे देता हूं। ऐसे 2-4 फोर्सेस अपन लगा देते हैं। तो क्या इस जो आप F फोर्स है, ठीक है, चलो इनका नाम ऐसे देते हैं F1, और ये है आपके F2, और ये आपका F3, और आपका जो F फोर्स है ये अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस F फोर्स की का जो प्रभाव है वो बदल जाएगा? क्या ये F फोर्स का जो प्रभाव यहां पर था वो अब इस पिंड में 2-4 बल और लग गए हैं, तो क्या उसका प्रभाव बदल जाएगा? तो बाबू ऐसा नहीं होगा। जैसे 20 के नोट का प्रभाव चाहे आप कई सारे नोट्स के साथ लेके जाओ, 20 रुपए में ही चल रहा था ना, वैसे ही ये आपका बल F है, चाहे आप इसके कितने भी सारे फोर्स लगा दो, इस बल का प्रभाव अब भी उतना है।
मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये जो बल है आपका F, ये अब भी उतना ही प्रभाव दिखाएगा जितना कि पहले अकेले में दिखा रहा था। बस बाबू, सिद्धांत खत्म, इतनी सी बात थी। हिंदी वाले लिख लेना कि बलों के भौतिक स्वतंत्रता का जो नियम है, भौतिक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो ये है कि यदि किसी पिंड पर एक अकेला बल लग रहा है तो जो उसका प्रभाव होगा, यदि किसी बॉडी पर कोई एक बल कार्यरत है तो जो उसका प्रभाव होगा वही प्रभाव यदि उसी पिंड पर दो चार बल कार्यरत हैं तो भी होगा। मतलब कई सारे बलों के कार्य करने से किसी एक बल के प्रभाव में तनिक भी, जरा सा भी, इत्तू सा भी परिवर्तन नहीं होता। क्या कहते हो यार? बिल्कुल सही पकड़े हो। ऐसा ही है कि अगर एक पिंड है और इसमें कोई फोर्स लग रहा है ना, तो इसका जो प्रभाव है, ये दो चार फोर्स लग जाएंगे तो भी इस बल का प्रभाव परिवर्तित नहीं होगा, कतई चेंज नहीं होगा। यही है आपका बलों का भौतिक स्वतंत्रता का नियम। लिख सकते हो यार अपनी भाषा में, बस समझने वाली बात थी, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, आगे देखेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस बोले तो परिणामी बल। क्या बाबू? परिणामी बल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड अपन के बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब चुन चुन के भाई साहब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस मतलब परिणामी बल। क्या होता है यार ये परिणामी बल? देखो यार, जैसे बोला कि एक बॉडी, क्या यार गुरुजी गजब करते हो, हर बात में एक बॉडी उठा लेते हो। बिल्कुल सही, क्या करूं मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूं बता। ये बॉडी ही ऐसी है ना, मतलब इसमें कई सारे, अपन पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में सब फोर्स ही लगाते रह जाएंगे। ठीक है, चल रहे तो भी क्या याद रखिए, इस बार मैं बॉडी नहीं ले रहा हूं, कोई बॉडी के पॉइंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक बॉडी का पॉइंट। ठीक है, जिसका नाम मैं दे देता हूं ए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मान लेता हूं, अब ये मत बोल लेना कि बाबू ये फोर्स, ये बॉडी पर आप कैसे फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी पर ही किसी बिंदु पर फोर्स, मैंने बोला ना कि फोर्स पॉइंट आप एप्लीकेशन पे लगता है, पूरी बॉडी पे नहीं लगता, भले उसका प्रभाव पूरी बॉडी पे दिखता है। बिल्कुल सही, दिमाग में रखना चीजें, भूलना नहीं मेरे दोस्त। F1 फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, दूसरा मान लो लग रहा है F2, तीसरा इधर से लग गया, मान लेता हूं ये F3, चौथा मान लो लग गया आपका F4। ऐसे करके चार बल इस पे कतई जहर तरीके से अपना प्रभाव दिखला रहे हैं। ठीक है, चार बल इसमें इसके ऊपर जाती कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा बाबू एक बात बताओ, क्या कोई इसमें से एक ऐसा बल अपन ढूंढ सकते हैं, क्या हम कोई एक ऐसा बल ढूंढ सकते हैं जिनका उतना ही प्रभाव हो जितना इन चारों का मिला के है? क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। क्या मैं कोई इसमें से एक ऐसा फोर्स निकाल सकता हूं जिसका प्रभाव उतना ही होगा जितना कि ये चारों बल मिला करके हैं? क्या कहते हो यार? हाँ, अब सही पकड़े हो। ये जो चार बल इस बिंदु पर, इस बॉडी के किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं ना, चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो, ये कोई बॉडी के एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु पे जो कार्य कर रहे हैं ना, तो इस बॉडी पर क्या प्रभाव है इन चारों बलों का, उसे अगर अपन एक बल से दिखा दें, एक कोई बल मान लेता हूं यहां पे है, ये आर बोल देता हूं। क्या है बाबू? आर है, उस बल का नाम आर है। ठीक है, तो ये जो आपका आर बल है ना, इसको बोलते हैं परिणामी बल। इन सभी का परिणामी दिखाएगा, मतलब ये जो चारों मिलके जो प्रभाव दे रहे थे, ये बंदा अपना अकेले संभालेगा, ये बंदा अपना अकेले उतना ही प्रभाव दिखलाएगा। इसको बोलते हैं अपन परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं बाबू? रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब इन सभी बलों का परिणामी बल दिखलाएगा। अब बोलोगे यार ये निकालेंगे कैसे? तो मैं हूं ना यार, क्यों सब्र करता है, तो चिंता क्यों करता है, तेरा भाई अभी है। ठीक है, सब दिखलाएगा इस बल का, और ये कितने डिग्री पर होगा उसकी भी बात करूंगा। परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल, ठीक है, जो ये परिणामी बल है, ठीक है, ये परिणामी बल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी और कैसे निकालेंगे, और उसका जो थीटा होगा वो कितने डिग्री पर होगा, इस एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर होगा, उसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो परिणामी बल समझ गया ना? बता, परिणामी बल समझ गया। बस यही होता है कि अगर किसी पिंड पर दो से अधिक बल लग रहे हो तो उनको किसी एक ऐसे बल से विस्थापित कर दिया जाए जिसका प्रभाव करेक्ट उतना होना चाहिए जितना कि इन सभी बलों का था, उसी बल को बोलते हैं अपन परिणामी बल। क्या कहता है ना? मजेदार कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही। ठीक है बाबू, अब यार इसी परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसी परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए किसकी वैल्यू कितनी है, तो चार नियम हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? तो चार नियम पढ़ेंगे हम, और वो नियम कौन कौन से हैं तो सुन मेरे भाई। वो नियम पहला तो त्रिभुज नियम। क्या है? त्रिभुज नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम।
दूसरा है आपका बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा है आपका बलों का बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। ठीक है बाबू, बलों का त्रिभुज नियम, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम और बलों का बहुभुज नियम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और बहुभुज नियम। ठीक है, पॉलीगन फोर्सेस, हाँ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पॉलीगन बोलते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ऐसे करके ये अपन नियम पढ़ने वाले हैं, इतने सारे नियम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला भी बताऊंगा लास्ट में, अभी समझ लो बस। ठीक है, तो देखो बाबू, बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार लिखोगे कैसे, समझ लो, लिख तो लोगे ही। बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किन्हीं दो बलों को, यदि किन्हीं दो बलों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, मान लेता हूँ ये बल है आपका F1 और ये बल है आपका F2 और ये बल है आपका जो क्या, ये इसकी तीसरी भुजा है। ठीक है, ये क्या है आपकी इसकी तीसरी भुजा है। तो यदि किन्हीं दो बलों को किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आपका F1 और F2, तो इन दोनों बलों का परिणामी, इन दोनों बलों का परिणामी वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के दिखलाएगी या तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी दिशा क्या बोलता है, जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा इन दोनों बलों के विपरीत होगी। ठीक है, जिसकी दिशा इन दोनों बलों के विपरीत होगी। ठीक है बाबू, जिसकी दिशा इन दोनों बलों के विपरीत होगी। देखो ये जो दिशा लग रही बल F1 की ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में लग रही, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपका ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो इसका परिणामी है ये देख लो ऐसे लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज लग रहा है। तो परिणामी क्या होता है, किसी त्रिभुज की, अब लिखना कैसे, त्रिभुज नियम, बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार या लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा किन्हीं दो बलों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उन दोनों बलों का परिणामी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि जिसकी दिशा इन दोनों बलों के विपरीत होगी। बस खत्म मेरे दोस्त, इतना ही था नियम। फिर क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको ट्रायंगल बना देना है, दो बल शो कर देना है F1 और F2, और एक का परिणामी क्या है आपका FR, तो FR बराबर F1 प्लस F2। ठीक है, दोनों बलों का परिणामी होगा। लेकिन बाबू ऐसा नहीं करते हैं अपन, चूंकि इसको निकालने का अलग नियम है, इसको अभी नहीं करना, ऐसे ही बस लिख देना बल का F1 प्लस F2। ठीक है, क्लियर। अब बस में आपको बस शो करना है, क्या शो करना है, कुछ ट्रायंगल का नाम दे दो, जैसे ये A है, B है और आपका ये C है। तो कोई त्रिभुज, अब लिख लेना ऐसा कोई त्रिभुज है, पहले तो नियम लिखोगे, सिद्धांत की बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा किन्हीं बलों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उन दोनों बलों का परिणामी उस बल त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी दिशा उस दोनों बलों की विपरीत होगी। पहले तो ये लिखोगे, इसके बाद माना एक त्रिभुज है ABC, जिसकी दो भुजाएं AB पर बल F1 और BC बल F2 को प्रदर्शित करती है, जिनकी दिशाएं क्रमशः A से B की ओर तथा B से C की ओर है, तथा इसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है AC, इसके द्वारा इसका परिणामी दिखाया जा रहा है, जिसकी वैल्यू FR है और इसका दिशा इन दोनों बलों के विपरीत है। बस दैट्स इट, कंप्लीट बलों का त्रिभुज नियम। अगला है आपका बलों का बहुभुज नियम। क्या कहते हो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, सही में मजा तो आएगा ही। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, तो ये क्या होता है बाबू समझो। जैसे मैं बोल देता हूँ कि यार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा किन्हीं दो बलों को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एक भुजा इसकी, चलो मान लेता हूँ समांतर चतुर्भुज आपका ABCD है, तो इस ABCD में भुजा AB के द्वारा बल F1 को और भुजा AD के द्वारा बल F2 को प्रदर्शित किया जाता है, तो इन दोनों बलों का परिणामी इसके विकर्ण के द्वारा दिखलाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों बलों का परिणामी इसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इनके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी दिशाएं क्रमशः इनके विपरीत होंगी। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस। ठीक है, ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। ओके, तो देखो दोस्त, इसका उपयोग भी करेंगे, अभी मैथमेटिकली समझेंगे, पर इतना समझ लो कि बलों का समांतर चतुर्भुज नियम वह नियम है जिसके अंदर
किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा किन्हीं दो बलों को प्रदर्शित किया जाता है तो उन दोनों बलों का परिणामी, ठीक है, उन दोनों बलों का परिणामी उसकी विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, उन दोनों बलों का परिणामी उसके उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दिखाया जाएगा। बस इतनी बात है, कतई जहर बात है, याद रखना। यही समांतर चतुर्भुज का नियम। तीसरा आपका बलों के बहुभुज का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगन्स ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। अब ये क्या है बाबू, देखो बलों के जो बहुभुज का नियम है, ये ऐसा होता है कि यदि मान लो किसी बहुभुज, बहुभुज मतलब जिससे 4 से अधिक भुजाएं, उसको बहुभुज बोल देते हैं, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जो भी हो, वो आपके सारे बहुभुज हैं। जैसे मान लेता हूँ कि ये आपका कोई बहुभुज है जिसमें फोर्स F1, जिसकी भुजाएं क्रमशः किसी बल को प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है, F4, ये हो गया F5। जैसे मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ कि आपकी कुछ बहुभुज है, ठीक है, कोई बहुभुज है जिसकी कई सारी जो भुजाएं हैं वो क्रमशः बलों को प्रदर्शित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बलों को प्रदर्शित कर रही हैं। तो इन सभी बलों का परिणामी उसकी आखिरी भुजा प्रदर्शित करेगी। क्या? उसकी आखिरी भुजा, मान लेता हूँ आपकी आखिरी भुजा ये वाली है, ठीक है, तो जिसकी जो दिशा है इन सब के विपरीत होगी। तो आप देख रहे होंगे F1 F2 सब एक ही दिशा में क्लॉकवाइज लग रहे हैं, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, ये एक बिंदु पर लगेगा एक्चुअली में, ठीक है, सब जुड़े हैं आपस में, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, बहुभुज मतलब सब जुड़े हुए आपस में। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसकी जो आखिरी भुजा है वो प्रदर्शित करेगी, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है वो इसकी आखिरी भुजा प्रदर्शित करेगी जिसकी दिशा इन सभी बलों की विपरीत होगी। तो बहुभुज नियम में क्या लिखोगे कि बहुभुज नियम बलों का जो बहुभुज नियम है या लॉ ऑफ पॉलीगन्स ऑफ फोर्सेस है, यह इसके अनुसार कि यदि किसी बहुभुज की भुजाओं के द्वारा कई सारे बलों को प्रदर्शित किया जाता है तो उन सभी बलों का परिणामी उस बहुभुज की आखिरी भुजा के द्वारा दिखाया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा जिसकी दिशा विपरीत होगी इन सभी बलों से। बस दैट्स इट। तो ये था आपके बलों के परिणामी निकालने का। अब तो ये तो हो गया बाबू आपके कुछ फार्मूले। अब अगर मान लेता हूं, ठीक है, अब कुछ परिणामी के लिए फार्मूले डायरेक्टली लिख लीजिए आप, ठीक है, जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर किसी बलों का परिणामी आपको निकालना है, मान लीजिए कोई दो बल लग रहे हैं आपके, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, या कि ऐसा समझ लो कि कोई भी अगर किसी पिंड पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं आपके और आपसे बोल दिया कि यार उन सभी बलों का परिणामी निकालो, ठीक है, रिजल्टेंट निकालो, तो उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, क्या समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर। अच्छा ये क्या होती है भाई, मतलब एक्स एक्सिस में समीशन ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लग रहा है, या एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, और समीशन ऑफ वाई क्या है, वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लग रहा है, उन सभी का समीशन। वाई एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लग रहा है उन सभी का समीशन है आपका समीशन ऑफ वाई, और एक्स एक्सिस के अबाउट कितना लग रहा है उनका समीशन है आपका एक्स, ठीक है। अब अगर आपको पता करना है कि यार कितने डिग्री पर लग रहा है, ठीक है, कितने डिग्री पर लग रहा है, तो ये होता है आपका, इसको अपन करते हैं थीटा से, ठीक है, कितने डिग्री पर है तो थीटा, और ये निकालते हैं अपन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये जो रिजल्टेंट आया है, मान लो जैसे बोलता हूँ कि दो फोर्स लग रहे हैं आपकी F1 और F2 और इनका रिजल्टेंट यहाँ से R जा रहा है, तो इस एक्स एक्सिस से कितने थीटा पर है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं ये होती है आपकी tan इनवर्स समीशन ऑफ वाई बटे समीशन ऑफ एक्स, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स बटे समीशन ऑफ वाई बटे समीशन ऑफ एक्स। बस बाबू ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा, सारा अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर कतई मतलब धुआं धुआं कर देंगे, दो फार्मूले बस याद रखो। अब बात ऐसी है कि यार एक होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, रिजल्टेंट तो अपन ने पढ़ लिया, बलों का संयोजन अपन ने पढ़ लिया, परिणामी हम लोग को ऐसे निकालना है, बलों को जोड़ कैसे निकालना है। एक और टॉपिक आता है बाबू, अगर बल आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि यार बलों का रिजोल्यूशन निकालिए, मतलब बलों का विघटन करिए, ठीक है, बलों का विघटन करिए, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ बाबू कि यार अपन ने क्या पढ़ा रिजल्टेंट के अंदर, R बराबर रूट ओवर समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समीशन प्लस समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी कि वाई एक्सिस में कुल कितने फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मान लो कोई फोर्स है जो किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन पे लग रहा है जिसकी वैल्यू है F, ठीक है, जो कि कुछ थीटा पे लग रहा है, ये थीटा मान लो 30 डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है आपका, ये
कोई ना तो एक्स पे लग रहा है ना तो वाई पे लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, कुछ थीटा पे लग रहा है। तो हमने तो पढ़ा है कि हमको जो परिणाम निकालना है या हमको कुछ भी निकालना है तो हमको तो पहले इसका एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट चाहिए, है ना। मतलब उसको एक्स और वाई में तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई बल दिया हुआ है तो उसको एक्स एक्सिस में कैसे तोड़ेंगे या वाई एक्सिस के अबाउट कैसे, उसका कंपोनेंट कितना जाएगा, यही कहलाता है बलों का रिजोल्यूशन या विघटन। एक्स एक्सिस के अबाउट उसका कितना कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अबाउट उसका कितना कंपोनेंट है, यदि वह कुछ इंक्लाइंड लगा हुआ है, कुछ डिग्री पर लगा हुआ है तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन बलों का रिजोल्यूशन या बलों का विघटन। अब देखो ये बल मान लीजिए F1 है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे लगा हुआ है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यदि जिसके साथ ये थीटा जुड़ा होता है उसके साथ आता है कॉस। हमेशा अपन बल को रिजोल्व करते हैं तो कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म पे, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म पे। तो ये जो बल F1 है इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो कॉस और साइन के फॉर्म पे, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट जाएगा एक्स एक्सिस में वो जाएगा आपका F1 कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब F1 cos 30। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, आप यहाँ पे साइन थीटा भी तो ले सकते थे। तो मेरे बाबू मेरी बात सुन, ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा जिसके साथ जुड़ा है ना, थीटा एक्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, मतलब 30 डिग्री वो एक्स के साथ बना रहा है, तो जिसके साथ वो थीटा बनाएगा उसके साथ हमेशा cos थीटा आएगा। जिसके साथ वो थीटा बनाएगा उसके साथ हमेशा हमेशा cos थीटा आएगा। बाकी जिसके साथ नहीं बना रहा मतलब y वाला, ठीक है, तो y वाले के साथ आ जाएगा आपका F1 sin 30 डिग्री। अब आपको ये y कंपोनेंट पता चल गया, x कंपोनेंट पता चल गया, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कहलाता है आपका बलों का रिजोल्यूशन। हमेशा याद रखना जिसके साथ, अगर मान लो ये y एक्सिस के साथ बना रहा होता ना थीटा, तो यहाँ पास फिर अपन F1 sin थीटा नहीं F1 cos थीटा लिख रहे होते। क्लियर हो गई ना बात, हुई कि नहीं हुई यार बता दो। चलो बाबू इतनी बातें क्लियर हो गई ना। इस टॉपिक के अंदर थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ एक चीज आपकी बची हुई है, वो है आपका बॉज नोटेशन। क्या बचा हुआ है बाबू, बॉज नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका लास्ट तक रहने वाला है, मतलब स्टील डिजाइन तक इसका काम आएगा, ठीक है, बॉज, ठीक है, ठीक है, बॉज नोटेशन। इससे भी अपन बलों का परिणामी निकाल सकते हैं, ठीक है, बलों का परिणामी अपन इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बलों का रिजल्टेंट ही निकालते हैं इससे, चूंकि ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है। कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है बाबू, बलों का परिणामी निकाल सकते हैं अपन इससे। और ये एक प्रकार की ग्राफिकल मेथड है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे आपको मान लो बोल दिया है, क्या बोल दिया बाबू, कि कुछ बल है, ठीक है, कुछ बल है जो कि एक त्रिभुज की बनाते हुए लगे हुए हैं। क्या बनाते हुए लगे हुए, त्रिभुज बनाते हुए लगे हुए हैं। जैसे बोल देता हूँ ये F1 बल है, ये F2 बल है, ठीक है, ये F2 बल है और ये आपका F3 बल है। ये किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा पर लगे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज बोले तो इनकी सारी भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वो बराबर होगा और इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना, इन सभी का परिणामी निकालना है, और निकालना किसके थ्रू है, इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक है बाबू, इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, बॉज नोटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए आपने बीडी एमडी और बोर्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है, एमडी वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक स्पेस डायग्राम बनाना है। दो चीजें बनती है, एक होता है स्पेस डायग्राम और एक होता है वेक्टर डायग्राम। तो सबसे पहले ना आप जैसे क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज वाला, उसको एज इट इज बना लो। F1 इधर दिखा दो, F2 इधर दिखा दो, इनकी कुछ कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, चलो 10 है, ये 15 है और ये 20 न्यूटन है, ठीक है, क्या है, न्यूटन है। इनकी कुछ कुछ वैल्यू मान लेता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से फील कर पाओ, दिल के गहराइयों से इसको समझ पाओ, ठीक है। तो देखो मैं क्या मान लेता हूँ, इनकी कुछ वैल्यूज को मान लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने को बोर्ड एमडी में रखना है और इसका एक स्पेस डायग्राम बना लेना है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा 60-60 डिग्री में अपने एमडी को झुका करके एक त्रिभुज बना लेना है और उसमें इन बलों को दिखा देना है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद अपन कुछ यूनिट मानते हैं जिसको अपन एमडी ईडी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं स्केल या कि आरएफ बोल सकते हो इसको, ठीक है। कुछ मानना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो मान लेता हूँ फोर्स के टर्म में मानना, जैसा आप वहां पे मानते थे ना कि आप 50 मीटर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर से दिखाओगे, स्केल के अंदर आर से ईडी के अंदर आपने पढ़ा होगा जिसको आरएफ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। वही चीज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ क्या करेंगे, अपन फोर्सेस को मानेंगे, फोर्सेस को मानेंगे सेंटीमीटर के टर्म में। जैसे मैंने मान लिया कि यार मैं 5 न्यूटन के बल को दिखाऊंगा 1 सेंटीमीटर से। क्या कहते हो,
5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं मानो, चलो मैं मान लेता हूँ कि यार मैं 2 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हो अपन कि मैं 2 न्यूटन बराबर दिखाऊंगा 1 सेंटीमीटर। ऐसा मानना कि आपकी ड्राइंग अच्छी से बननी चाहिए, बस अपने हिसाब से मानना, कोई इसमें फिक्स नहीं है। तो 2 न्यूटन बराबर आपने मान लिया बाबू 1 सेंटीमीटर, मान लिया ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कोई एक बिंदु सेलेक्ट कर लेना है जिसमें बनाएंगे अपन वेक्टर डायग्राम। क्या बनाएंगे, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने F1 फोर्स को देखना है, F1 फोर्स को देखना है, और F1 फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। कितनी है, ध्यान से सुनना बाबू, F1 फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। आपने स्केल मान रखा है 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आप ये बात जानते हो कि 2 न्यूटन बराबर 1 है, तो इसमें अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 10 बन जाएगा, इधर भी 5 का गुणा कर दूंगा, तो मतलब 10 न्यूटन बराबर हो गया बाबू आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। सिंपल सा करो, 10 न्यूटन बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसके पैरेलल अपना एमडी रखना है, इसके पैरेलल ऐसे एमडी सटा के, है ना, सटा के रखना है, और इसके पैरेलल आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। फिर क्या करना है आपको, इस बिंदु पर आप आ चुके हो, अब इस बिंदु से 60 डिग्री का है, तो इसके पैरेलल अपना एमडी रखिए। इसके पैरेलल ध्यान देना कि जब स्पेस डायग्राम बनाना तो उतने ही एंगल लेने हैं एमडी के अंदर, 60 60 और 60, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो कई भैंस पानी में। क्या कहते हो, बोले बाके बिहारी लाल की जय। 60 और 60 और 60 ही होना चाहिए बाबू, गलत ना कर देना, है ना, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। इधर इधर नहीं चलेगा बाबू, इधर इधर नहीं चलेगा। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर आपने खींचा, इसके पैरेलल फिर से एमडी रखा इस स्पेस डायग्राम के, और यहां पे रख के एमडी, इसकी वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन, है ना, इस फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन है। तो 15 न्यूटन को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 15 बराबर कितना, 7.5 सेंटीमीटर, है ना भाई। इसमें 7.5 का गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, उधर भी 7.5 का गुणा कर दिया, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। 60 डिग्री पर आपको 7.5 सेंटीमीटर इधर जाना है। कितने सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर ये 7.5 सेंटीमीटर नहीं लिखना, वहां पे फोर्स ही लिखना है। ये कमाल की बात है यार, ठीक है, वहां पे आपको फोर्स ही लिखना है। जैसे आप इधर 5 सेंटीमीटर गए हो ना, तो आप 5 सेंटीमीटर ना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 10 न्यूटन गए हो, यहाँ पे आप लिखोगे कितना, 15 न्यूटन गए हो। बनाओगे चाहे भले सेंटीमीटर पर, लिखोगे क्या, 15 न्यूटन, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ से 60 डिग्री पर अपना इसके पैरेलल एमडी अपना सेट करोगे, यहाँ पे रखोगे, ये टोटल कितना है, 20 है, तो यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर ऐसे आ जाओगे। कितने सेंटीमीटर बाबू, 10 सेंटीमीटर, और लिखोगे क्या यहाँ पे, 20 न्यूटन, ठीक है। अब इनका कुछ नाम भी दे सकते हो, जैसे इसको आपने अगर इसको कैपिटल ए दिया होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको दे सकते हो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, और इसको दे दो आप स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी। अब क्या करना है, चारों पॉइंट मिल गए ना, साला त्रिभुज एक ही पॉइंट पे तो मिलेगा नहीं, समझ नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो सीधी सी बात है। तो क्या होगा, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इनके बीच आपको क्या रखना है, अपना स्केल, एमडी का स्केल, कुछ भी स्केल रखिए, और इस दूरी को नाप लीजिए, इस दूरी को मेजर कीजिए, मेजर कीजिए या नाप लीजिए स्केल से। अब मान लो ये दूरी आ गई कितने सेंटीमीटर, मानता हूं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये मान लो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यही आपका रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट है। पर ये तो 5 सेंटीमीटर में आ रहा है यार, किस में आ रहा है, रिजल्टेंट। लेकिन बाबू अब आपने कन्वर्जन क्या किया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 माना है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन। तो इन सभी बलों का जो परिणामी है ना, इन सभी बलों का जो परिणामी हो, कितने न्यूटन आ गया आपका, 10 न्यूटन इसका परिणामी आ गया। दिख रहा है आपको क्या, चलो हाँ दिख रहा है, ओके, ठीक है। इन सभी बलों का जो परिणामी कितना है, वो 10 न्यूटन है। तो परिणामी निकल गए ना, अरे निकला कि नहीं निकला, आया ना मजा, हाँ बस बहुत आसान है। इसके बाद अब बोले यार कितने डिग्री पर है, इस एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अपना एमडी रखना है और ये कोण नाप लेना है, ठीक है, ये आपको कोण मेजर करना है, ये एंगल आपको मेजर करना है, और ये जितना एंगल होगा, जितने डिग्री का ये एंगल होगा, बस वही एंगल आपका क्या है, वही एंगल आपका रिजल्टेंट एंगल है या परिणामी कोण है, रिजल्टेंट एंगल, परिणामी कोण है। कितने डिग्री पर, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी हमेशा जो एंगल नापते हैं वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घड़ी की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर आपका रिजल्टेंट आ रहा है, वो होगा रिजल्टेंट एंगल। और आपने नाप ली दूरी जितनी होगी उसको आपने कन्वर्ट कर ली जितना आपने स्केल माना था उससे, और ये मिल गया आपका परिणामी बल। तो ठीक है, परिणामी बल, ओके। तो इस तरीके से आपका बाबू ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, थ्योरी पोर्शन इसका हो गया क्लियर।
आशा करता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो के अंदर अपन धमाकेदार न्यूमेरिकल करेंगे यार, और मतलब धुआं कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर में 2 से 2 वीडियो आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर, जितने भी न्यूमेरिकल है ना सारे करवाऊंगा, हर प्रकार के करवाऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, तब तक इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। और अगर आप द सिविल पॉइंट परिवार का भी नए नए हिस्सा बने हो ना, अगर आपने अभी तक इसके 1 ही 2 वीडियो देखे हैं तो आशा करता हूँ दोस्त आपको सारे वीडियो देख के जाओगे। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो जैसा लगा हो अपने वैल्यूएबल कमेंट, अगर आपका वीडियो आज का वीडियो आप जहां भी देख रहे हो ना, जब भी देख रहे हो, आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा खराब लगा हो, जो भी लगा हो, अपनी जो दिल के विचार है ना, दिल के अंदर जो उमड़ रहे विचार है ना, उनको अपने तक मत रखिए, मुझे भी बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है ना तो डिस्क्रिप्शन पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए। बहुत सारे लोग हैं उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स के, जो आपका डाउट ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मैं खुद बैठा हूँ आपके डाउट के लिए, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए आपका भाई ये ईडी की क्लास बहुत जल्द लेकर के आएगा। अगर आप ईडी क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट में बताओ कि आईडी क्लास भी आप चाहते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हैव अ नाइस डे।